माशरे के सीनियर तरीन कायद हलाज गुलाम अहमद बलोच साहब तशरीफ ला चुके हैं। वो हमारे दरमियान में हैं। हम इनको अपनी तरफ से तमाम अपोजिशन मेंबरान की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ आ गए हैं। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करके अच्छा चलो चलो ठीक है। इधर क्या अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर पर खबर आ जाए बस हो गया। पीछे जाए गोनू राव से आगे जाए मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग लीडर हलाज गुलाम अहमद बलोच साहब तशरीफ लाए, उनको खुशामदीद कहता हूँ अपनी तरफ से और मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम मेंबरान की तरफ से उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। और ये हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई हुई है और ये इस बात का सबूत है कि हम यहाँ पर जो बैठे हैं, जितने भी अपोजिशन के मेंबरान साहबान हैं, ये अपनी जात के लिए नहीं है, अपने मफाद के लिए नहीं, बल्कि अपने सूबे के मफाद के लिए और अपने हल्के के अवाम के मफाद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले भी गुज़श्ता साल हमने यहाँ पर एहतजाज किया और फिर ये दूसरी दफा आज दूसरा दिन है कि हम यहाँ पर आए। कल भी हमने ये बात कही थी कि हम इंशाअल्लाह अपने हकों के अवाम के लिए और उनके हुकूक के लिए इंशाअल्लाह जंग जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे लोगों को हक नहीं मिलता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुंतखब नुमाइंदे, हम कोई भीख नहीं मांगते और ना हम किसी से ऐसी दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें भीख दे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रिस्पेक्टेबल मुंतखब नुमाइंदे अपने अपने हकों से वोट लेकर मुंतखब कराएं और अपनी अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। यहाँ पर कल से जो बात हुई है और उसके हवाले से जो गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कि हम इनको कोई इनका हक देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि बात करने के लिए भी तैयार नहीं, तो ये बात कान खोल कर सुन लें कि वजीर आला हाउस के सामने हम क्यों आए, क्योंकि 2 साल हम तो असेंबली में इंतजार करते रहे कि 2 साल में वजीर आला कब आएंगे असेंबली में। मेरा ख्याल में 2 साल में सिर्फ 3 दफा वजीर आला 2 दफा सिर्फ 2 दफा वजीर आला साहब ने तकलीफ की है कि वो असेंबली में आए और कोई भी मुंतखब नुमाइंदा ये कभी नहीं करता कि वो असेंबली से राय फरार अख्तियार करे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जो अपने आप को मुंतखब कहते हैं वो असेंबली में और असेंबली के मेंबरान के सामना करना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हकीकत है कि वो जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते और सच नहीं बोलते। ये इस हुकूमत का अलमिया है कि मरकज से लेकर नीचे तक इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर हैं उन्होंने झूठ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले
साल से लेकर वजीर आजम से लेकर बाकी नीचे तक जितने लोग भी हैं, ये रिकॉर्ड पर बात है कि उन्होंने जितने झूठ बोले हैं शायद इतने किसी ने झूठ नहीं बोले होंगे, लेकिन जिसका ये मकसद नहीं है कि वो आवाम के हकूक सल्ब कर लें और मुंतखब नुमाइंदों को नजरअंदाज कर दें। हमने एक जमहूरी हक इस्तेमाल किया, आईनी हक इस्तेमाल किया और इस जमहूरी और आईनी हक के लिए हमने अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए, बात से भी अदालत ने भी फैसला कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कोई परवाह नहीं की और उन लोगों को मारूम रखा जिन इलाकों से अपोजिशन के मेंबरान मुंतखब होकर आए थे। इनको ये अंदाजा नहीं है कि अक्सरियत को ये मारूम रख रहे हैं। पीडीएम अक्सरियती अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो पीडीएम के साथ है। जिस तरीके से जिस तरीके से कि वो हुकूमत में आई के सामने और विसाखियों के सहारे से वो हुकूमत चला रही है, इस वक्त तक हुकूमत भी नहीं चल रही। आप चाहे जितने भी जैमर लगाएंगे इंशाअल्लाह हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। इंशाअल्लाह हमें वो हिम्मत है, जुर्रत है, क्योंकि हम हक पर हैं और सच पर हैं। कोई भी इस आवाज को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम की ये आवाज है, इस सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अक्सरियती अवाम की आवाज है और हर इलाके से हम मुंतखब होकर आए। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियती पार्टियां भी हमारे साथ हैं और जिस तरह आपने देखा कि हमारे अवामी नेशनल पार्टी के लीडर बुजुर्ग रहनुमा अलहाज गुलाम अहमद बलौर साहब 93 साली के बावजूद यहाँ पर आए हुए हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि हमारे बुजुर्ग अगर वो भी हमारे साथ शामिल हैं तो हम किस तरीके से पीछे रह सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता और इंशाअल्लाह हम अपना हक लेकर रहेंगे। ये हमारे अवाम का हक है, ये हमारे इलाकों का हक है। हर हल्के में पिछले 2 साल से कई दफा इन्होंने वादे किए कि आपको तरक्याती फंड देंगे। हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया कि सबका बराबरी का हक है, अवाम का हक है, लेकिन इन्होंने इसके बावजूद कई दफा यकीनदानी कराई, उस पर अमल दरामद नहीं किया। बिलाखिर हम आए, अगर ये असम्बली नहीं जा सकते तो हमने कहा हम इंशाल्लाह आपके पास आकर आपको जगाते हैं, आपको बावर कराते हैं कि आपने वादे किए थे। आप पर लाजम है कि आप हमारे अवाम का हक दें और जो तरक्याती कामों के लिए फंड है वो पूरे सूबे के लिए और तमाम इलाकों के लिए। आप किस तरह उनको मारूम कर सकते हैं? आईन और कानून के तहत अवाम का हमारा हक बनता है और अगर आप आईन और कानून को नहीं मानते जिसके तहत आपने हलफ उठाया था तो फिर आप इस काबिल ही नहीं कि आप इस सीट पर रह सकें। हलफ की खिलाफ वर्जी की है तो आप किस तरीके से सीट पर रह सकते हैं? इसलिए वजीर आला साहब और उसकी पूरी टीम जिन्होंने हलफ उठाया है और इसी तरीके से जो जमात उनकी है उन्होंने हलफ उठाया है, मरकज भी वजीर आजम उसने हलफ उठाया है, लेकिन वो हलफ की पासदारी नहीं करते तो फिर वो ये हक भी नहीं रखते कि वो ये ओहदे अपने पास रखें। इस वजह से हम ये आपको पहले से बावर कराना चाहते हैं कि हमारे अपने अपने हलकों के जो फंड है वो बराबरी का हक रखते हैं, उनको बराबर दिए जाए, उनका हक उन्हें दिया जाए। जिस तरह के मेरे हलके से मैं जिला मानसरा से ताल्लुक रखता हूं और असेंबली में भी ये बात की, मेरा हल्का इंतखाब है मानसरा पीके चौथी। पूरे हल्के में पूरी तहसील में कोई कॉलेज नहीं है,
ये बड़े दावे करते हैं तालीम के हवाले से। पूरी तहसील में ना बच्चों के लिए न बच्चियों के लिए कोई कॉलेज है। और मैंने सबसे पहले आकर ये रिक्वेस्ट की थी कि उस पूरी तहसील को क्यों मारूम रखा गया है। मुझे ये यकीनदानी कराई, असेंबली के फ्लोर पर ये बात की कि इंशाल्लाह आपको कॉलेज दिया जाएगा। लेकिन 2 साल के अरसे में दोनों ADP हुई, अब तीसरी कोई उसमें प्रोविजन नहीं रखी। कोई न लड़कों के न लड़कियों के कॉलेज है, न मतलब है वहां पर पिछली बारिशों से जो नुकसान हुआ था। और हमने कहा MNR के तहत उन सड़कों को बहाल किया जाए और स्लाइडिंग दूर की जाए। आप यकीन जाने मीडिया के जरिए ये बात हम पहुंचाते रहे, बल्कि ये कई दफा हमने तहरीरी तौर पर लिख कर दिया है, लेकिन वहां पर उन सड़कों को अभी तक नहीं खोला। और इसी तरीके से जहां बर्फबारी होती है वहां बर्फ भी नहीं हटाई जाती, बल्कि जो सड़कें पहले से बनी थी उनकी बुरी हालत है। चाहे वो जो NHA की सड़कें हैं, चाहे CLW की हैं, चाहे TMA की हैं, वहां पर इन्होंने 2-2.5 साल में कोई काम नहीं किया, बल्कि खंडरात बने हुए हैं। ये तो मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, हर मौजूद मेंबर का अपने अपने हल्कों की बात है, उनको पता है कि इन्होंने 2 साल में क्या किया है। और इसी तरीके से सेहत की बात है, अफसोस से कहना पड़ता है कि परसों असेंबली में हमने ये एहतजाज किया, यहाँ पर भी एहतजाज किया कि जो KTH में 7 हमारे जो भाई हैं, 7 उनको जो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जान से हाथ धोने पड़े। आप खुद अंदाजा लगाएं ये किसकी जिम्मेदारी थी। ये वजीर आला की जिम्मेदारी थी या नहीं थी? ये उनकी जिम्मेदारी थी। बल्कि अगर एक जमहूरी हक का अगर वजीर आला होता जमहूरी हुकूमत का, तो वो तो फौरी तौर पर इखलाकी तौर पर वो इस्तीफा पेश करता कि मेरे सामने मेरे इस सूबे के मरकजी मकाम पर जो अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन ना प्रोवाइड करने की वजह से 7 लोग शहीद हुए। क्या हक बनता है या उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? अगर कार्रवाई नहीं करते तो फिर उन लोगों को क्यों मारूम रखा उनके हक से? बल्कि मैंने आज सुना है कि कल फिर यही सूरत हाल हुई है। कल दोबारा ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और फिर किसी दूसरी जगह से टीम मंगाई। इन लोगों के पास टीम भी नहीं है, अहलियत ही नहीं है। जो जिस काम की अहलियत रखता है वहां उसको तैनात किया जाए, लेकिन इनको उसका भी कोई इदराक नहीं है। इंसानी जानों का ज़िया जो हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? और एक हुकूमत का फर्ज बनता है कि हर शहरी की जान, माल और इज्जत का ख्याल रखना उस हुकूमत का फर्ज है। पहला बुनियादी फर्ज यही होता है, लेकिन ये उस पर भी पूरे नहीं उतरते और लोग शहीद हो रहे हैं अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। शर्म की बात है इनके लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी। इसलिए हमने तो अपना फर्ज अदा किया है, अपोजिशन ने इंशाअल्लाह असेंबली में भी, असेंबली के बाहर भी, और हमारे अपोजिशन लीडर ने बाकायदा एक कमेटी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह कि जाकर हम अपोजिशन के मेंबरान खुशदिल खान की सरबराही में जो ये वाकया हुआ उसकी इंक्वायरी करें। वो इंशाअल्लाह इंक्वायरी कर रहे हैं और जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी इंशाअल्लाह वो आएगी। जो भी जिम्मेदार हुआ हम उसके खिलाफ इंशाअल्लाह कार्रवाई कराने का मुतालबा करेंगे। अगर आपकी अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई, कोई आदमी जो जिम्मेदार था उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर किस तरह आपके इख्तियारात हैं? ये तो कोई बात ही नहीं है कि हमने मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करना तो कोई बात नहीं। 7 लोग जो हैं वो शहीद हो गए, 7 लोगों की जानें गई और आप किसी को मुअत्तल कर दें, दूसरे दिन बहाल कर दें, ये कौन सा कार्रवाई हुई? इसलिए जो लोगों के साथ मजाक न किया जाए, अवाम के साथ मजाक न किया जाए, बल्कि इस मजाक को अगर इसी तरीके से आप हुकूमत का हिस्सा समझते हैं फिर हुकूमत इस काबिल ही नहीं रही। इस वजह से जो अपोजिशन है अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फर्ज समझते हैं, हमने अपना फर्ज अदा किया है, हमने अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी भी करनी है। मैंने कल परसों बात की मानसरा में, जब पिछले साल कोविड-19 आया था वहां पर उस वबा की वजह से लोग
शहीद हुए, वहां पर कोई इंतजाम नहीं था किंग अब्दुल्ला टीचर हॉस्पिटल में। तो मैंने वहां से टेलीफोन किया वजीर आला को, तो ये वजीर आला वहां उस वक्त स्वात में थे। इनके PSO से मेरी बात हुई, मैंने कहा यहाँ पर हमारे 2 लोग उस वक्त सबसे पहले वहां जो कि कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से वो फौत हो चुके थे, तो यहाँ इस वबा का आगाज हुआ है, इसका फौरी इंतजाम किया जाए। वजीर आला साहब 1 हफ्ते के बाद वहां गए और उन्होंने यकीनदानी कराई कि यहाँ पर ICU नहीं था वहां पर, और वहां ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं था, ये हम फौरी तौर पर करेंगे। लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद अब भी मानसेरा की जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल, उसमें ICU का यूनिट वहां पर नहीं किया। उसकी मंजूरी होने कहते हैं मंजूरी हुई है, लेकिन वहां पर नहीं बनाया गया, ना ऑक्सीजन का इंतजाम है। कई लोग वहां से रेफर करते हैं अहमदाबाद, रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो आपको पता है कि कोई इस कोरोना वायरस की जो वजह से कई लोग जो कि वो फौत हो चुके हैं, और उनका इनसे पूछा गया कि एक बीमार पर कितना खर्च होता है इसके इलाज के लिए। 25 लाख इन्होंने कहा कि एक बीमार पर 25 लाख का खर्चा आता है। आप अंदाजा लगाएं ये 25 लाख किस पर खर्च आता है? जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही तो बाकी खर्चा किस बात पर है? बाकी उसका ट्रीटमेंट किस किस्म का है? उसके लिए तो बुनियादी जो चीज है वो ऑक्सीजन मुहैया करनी होती है, वेंटिलेटर लगाना होता है, बाकी चीजें तो नहीं होती। बाकी तो कोई दवाई उसके लिए वैक्सीन नहीं है, अभी तक नहीं आई। लेकिन ये 25 लाख किस पर खर्च हो रहा है? मुझे उम्मीद है कि हमारी कमेटी जो है वो इस पर इंक्वायरी में ये इस चीज को भी देखेगी कि असल खर्चा कितना हो रहा है, क्योंकि ये तो झूठ बोलते हैं और गलत बात बताते हैं, अवाम को भी गुमराह करते हैं। लेकिन अवाम इंशाअल्लाह इतने मतलब है कोई उनके कामों में, उनके धोखे में नहीं आएगी, बल्कि इंशाअल्लाह अवाम को अच्छी तरह इदराक है, अवाम समझती है, और अल्लाह के फजल करम से अवाम को पता है ये जो कुछ कर रहे हैं। इस वजह से क्योंकि ये सूबा जो है ये सबका है, ये सूबा नहीं है कि ये सिर्फ तारीख इंसाफ का है, ये सूबा सबका है, ना तारीख इंसाफ का नहीं है, बल्कि इसको ये इंसाफ की बात कहाँ, ये ना इंसाफ तारीख है, तो इनका तो नहीं बनता। यहाँ पर बहुत सारी जमातें, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, ANP से ताल्लुक रखते हैं, जमात इस्लामी जमात उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, और बहुत सारी पाकिस्तान अवामी वतन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जो PDM की 11 जमातें हैं, उनमें से बहुत सारी जमातों की यहाँ पर पार्टी जो है उनके वर्कर हैं। इस सूबे में बहुत सारे लोग हैं, और वो ये हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सूबा है, उसके हक के लिए हम सारे मुतहद हैं। जहाँ उनका हमारा हक बनता है, रॉयल्टी में हक बनता है, बाकी बहुत जो हमारे जो मरकज है हमारा हक बनता है, उसमें हम सब मुतफिक हैं। अपोजिशन ने ये मुतालबा भी कई दफा किया, बल्कि खुली ऑफर की, आप अपना हक लें, उसके लिए हम आपका साथ देंगे, लेकिन इनमें वो जरूरत भी पैदा नहीं हो सकी। और जो ये दावे करते थे पहले कि और जमातें जिनकी हुकूमत होती थी हमें हक नहीं देते, लेकिन अब तो मरकज में भी इनकी पार्टी की हुकूमत है, वहां पर कौन सी रुकावट है? इस वजह से मैं तो ये कहूंगा कि इनको शर्म आनी चाहिए कि मरकज में भी इनकी हुकूमत, सूबे में भी इनकी हुकूमत, और ये अपने जो NFC अवार्ड और दूसरा चीज जिसमें हक बनता है वो पूरा नहीं ले सकते, तो वहां से भी ये जो है जो नाइल हुए, और यहाँ पर भी जिस तरह के अवाम को भी सही रिलीफ नहीं दे सके, तो यहाँ पर भी कोई कारकर्दगी इनकी नहीं है। कोई मेगा प्रोजेक्ट तो ये बताएं, कोई काम इन्होंने किया तो बताएं। जो अगर ये जो BRT आज मैंने सुबह देखा कि पता नहीं 8वां फेज उसका इफ्तिताह हो रहा है, माशाल्लाह कमाल कर दिया जी। 7 साल में इन्होंने कोई BRT का 4था फेज है, ये 8वां फेज है, अब फेज वाइज उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, सिर्फ तख्तियां लगाते हैं। मेरे हल्के में जहां वहां जो नेचुरल गैस पहुंची थी मानसेरा में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वक्त में हुई, मंजूरी हुई नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो
जो मोटरवे वहां बनी हजारे में, तो वहां पर ये वजीर आजम पहले कहता था कि कौमें पुलें बनाने से, सड़कें बनाने से नहीं बनती, लेकिन जिस वक्त बाद में वही मोटरवे बनी, पुल बने, उसके इफ्तिताह के लिए पहुंच के और दूसरे के काम पर अपना जो इफ्तिताह करके तख्ती लगाई, लेकिन हमने उसकी मजम्मत भी की। हमने उस हवाले से बाकायदा अवामी इफ्तिताह करके दिखाया, इसको शीशा दिखाया आपका कि आप इस शीशे में देखें, आप में कुछ शर्म हया है तो अपना काम करके जाकर वहां इफ्तिताह करें, वहां तख्तियां में लगाएं, वहां जलसे भी करें, लेकिन इनको फिर भी ये एहसास नहीं है और शर्म नहीं है। इसी तरीके से जहां सूबे से तो खैर हजारा में कोई मेगा प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने कई दफा ये बात की है, मुझे पता नहीं बाकी सूबे में कहां मेगा प्रोजेक्ट हुए होंगे। तो ये कोई बड़ा काम नहीं कर सके। 7 साल इनकी हुकूमत रही, 7 साल, इतनी लंबी हुकूमत किसी की भी नहीं रही सूबे में, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने 5 साल बड़ी मुश्किल से किसी ने पूरे किए, बल्कि इनकी तो हुकूमत 7 साल 7.5 साल से चल रही है। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के किसी डिवीजन में कोई मेगा प्रोजेक्ट हमें बताएं इन्होंने किया हो, जो मुकम्मल किया हो, कोई भी नहीं कर सके। तो फिर क्या जवाब बनता है कि आप हुकूमत करें? हुकूमत किस तरह? आपके कोई मलकियत तो नहीं, विरासत तो नहीं है, ये अवाम का हक है, जमहूरियत का हक है। जमहूरियत के जरिए हुकूमत आती है, वोट के जरिए आती है, और वोट ही इसका लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो इख्तिदार हासिल करें। इसीलिए तो हम कहते हैं, हमारे कायद का ये नारा है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का मतलब ही यही है कि अवाम के वोट का एहतराम करते हुए वो जिसको अवाम जिसको मैंडेट दे वही इख्तिदार में रह सकता है, किसी और को हक नहीं पहुंचता। इसलिए इसी वजह से तो हम कहते हैं इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क है। इलेक्टेड जो होता है उसको अवाम का ख्याल